नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस। आज मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का 4th लेक्चर लूँगा। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रो बता दिया संविधान का, संविधान कहाँ से लिया गया, कैसे लिया गया। अब आज के वीडियो में आपको बताऊँगा रिसोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत कहाँ से लिए गए। तो आपको पता है, मैंने बताया था, पहले वीडियो में बताया था कि संविधान को बनाने के लिए भारत के जो लोग थे वो कितने लोग थे। मैंने आपको 60 देशों में घूमा। कितने देशों में घूमा? 60 देशों में घूमा और भारत के लिए संविधान के लिए डाटा कलेक्ट किया। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन मात्र 9 देशों से हम लोगों ने डाटा को लिया। अब उन 9 देशों से क्या क्या लिया, किस देश से क्या लिया तो हम लोगों ने 10 देश से है, लेकिन एक देश को हम काउंट नहीं करते हैं, फ्रांस को। फ्रांस को हम इसलिए काउंट नहीं करते क्योंकि फ्रांस से हमने स्वतंत्रता को कैसे मनाते हैं उसको लिया है, इसको उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो जो 9 देशों से हमने डाटा लिया या रिसोर्स लिया, कॉन्स्टिट्यूशन का स्रोत लिए, उस स्रोत में ये बताना है कि किस देश से क्या स्रोत लिए। अब किस देश से क्या स्रोत लिए, मैं एक एक कंट्री लेता जाऊंगा, उससे क्या क्या स्रोत लिए वो सारे। चलो आज के वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन दबाएं, क्योंकि कोई भी वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अगर बात की जाए तो सबसे पहले ब्रिटेन की बात करते हैं। ब्रिटेन, अब ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, मैं एक एक चीज को डिस्क्राइब करूंगा। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया। ब्रिटेन से सबसे पहले लिया गया संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली मतलब संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है? संसदीय शासन प्रणाली वो होती है कि भारत में कोई भी काम होगा, ध्यान रखना, भारत में कोई भी काम होगा तो किसी व्यक्ति द्वारा या किसी एक मंडल द्वारा नहीं किया जाएगा, वो संसद के द्वारा किया जाएगा। संसद मतलब होता है पार्लियामेंट को समझते हो, लोअर हाउस और अपर हाउस जब मिलकर काम करती हैं तो उसे संसद कहते हैं। समझ में? संसदीय शासन प्रणाली मतलब संसद के द्वारा कोई भी प्रोसेस या लॉ कानून बनाया गया है तो उसी प्रणाली पर पूरे देश को मानना पड़ेगा। संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। दूसरा ब्रिटेन से लोकसभा तथा विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। लोकसभा तथा विधानसभा के प्रति सामूहिक दायित्व मतलब लोकसभा और विधानसभा के प्रति, मैं लोकसभा जानते हो, लोकसभा वो होती है जो कि सेंट्रल में होती है और विधानसभा वो होती है जो स्टेट में होती है। लोकसभा और विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब लोकसभा और विधानसभा कोई भी काम करेगी तो एक साथ करेगी, दोनों के अधिकार होंगे। ऐसा नहीं कि जो लोकसभा का हो गया वो लोकसभा ने किया, विधानसभा ने किया, बट जो कोई भी काम होगा देश का तो वो लोकसभा और विधानसभा दोनों मिलकर काम करेंगे। मतलब दोनों का उत्तरदायित्व तो बराबर रहेगा। सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब दोनों का उत्तरदायित्व कार्य करने के तरीके दोनों के बराबर रहेंगे। लोकसभा विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रपति के नाम मात्र की कार्यपालिका। अब राष्ट्रपति के नाम मात्र की कार्यपालिका, मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि राष्ट्रपति नाम मात्र को होता है, ये गलत है। नाम मात्र की कार्यपालिका मतलब केवल फाइनल डिसीजन ही राष्ट्रपति लेगा। मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा ये काम करेंगे पूरा, और पूरा काम करने के बाद, ध्यान रखना, पूरा काम करने के बाद जो फाइनल डिसीजन होगा वो राष्ट्रपति लेगा। मतलब उसके पास ज्यादा काम नहीं होगा, सारे काम लोकसभा और राज्यसभा करेंगे, लेकिन उसका जो फाइनल डिसीजन होगा या निर्णय होगा वो राष्ट्रपति द्वारा लिया जाएगा। मतलब लोकसभा और राज्यसभा जब काम कर लेगा तो उसका फाइनल डिसीजन कौन लेगा? राष्ट्रपति। तो उसके पास काम जो होता है वो नाम मात्र का होता है। बाकी वो पिता है देश का, राष्ट्र का पिता, पहला व्यक्ति। अगर कोई पूछे देश का पहला व्यक्ति कौन होता है तो वो राष्ट्रपति होता है। जब देश की जनगणना होती है तो ध्यान रखना सबसे पहले राष्ट्रपति के परिवार से होती है, क्योंकि वो देश का पहला व्यक्ति माना जाता है, या जितने दिन तक वो राष्ट्रपति पद पर है उस दिन तक वो देश का सर्वोच्च व्यक्ति कहलाएगा, या फिर उस देश का वो पिता कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विधि का शासन। विधि मतलब होता है लॉ या कानून। विधि मतलब होता है लॉ या कानून। विधि मतलब होता है लॉ या कानून। विधि का शासन मतलब जो कानून या लॉ बनाया गया उसी को मान के चलना पड़ेगा। जैसे जो भी पार्लियामेंट ने कानून बनाया है
उसके अकॉर्डिंग देश के हर व्यक्ति को चलना पड़ेगा, या देश के हर व्यक्ति को बराबर का कानून होगा, या देश में जो भी शासन चलेगा वो कानून का चलेगा। मतलब आपका नहीं चलेगा कि आपने जो बोला सही है, जो लॉ बोलेगा, जो कानून बोलेगा वही चलेगा। ये वेटेन से लिया गया। नेक्स्ट वेटेन से क्या लिया गया? नेक्स्ट एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, आर्टिकल नंबर 5 से 11 के बीच में दिया गया है। एकल नागरिकता मतलब यदि भारत में एकल नागरिकता कैसी होती है? ऐसी होती है, यदि आप भारत के नागरिक हो तो आप किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकते। एकल नागरिकता का मतलब होता है यदि आप भारत के नागरिक हो तो और किसी देश की आप नागरिकता नहीं ले सकते, और यदि और किसी देश की यदि आप नागरिकता लेते हो तो आपको भारत की नागरिकता छोड़ना पड़ेगी, क्योंकि भारत सिंगल सिटीजनशिप का रूल रखता है या एकल नागरिकता को रखता है। और यदि आप किसी और देश में चले जाते हो और 5 साल तक भारतीय गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं करते हो या बोर्ड नहीं डालते हो तो आपकी नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। मतलब भारत एकल नागरिकता का प्रावधान रखता है। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट, कैग क्या क्या होता है? नियंत्रण महालेखा परीक्षक। नियंत्रण महालेखा परीक्षक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका फुल फॉर्म हमेशा आता है, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं आपको। इसका फुल फॉर्म हमेशा आता है, कैग का फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है, CAG, कैग। कैग को ध्यान रखना, ये सी का पूछा जाता है, ये कंप्ट्रोलर है। तो महालेखा परीक्षक क्या होता है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या कैग। सबसे पहले याद रखना, जो कैग होता है वो स्टेट का अलग होता है और सेंट्रल का अलग होता है, मतलब देश का अलग होता है और राज्य का अलग होता है। याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश में क्या एक ही कैग है? नहीं है, देश में राज्य का कैग अलग है और सेंट्रल का कैग अलग है। अब कैग क्या होता है? नियंत्रण महालेखा परीक्षक, मतलब देश में जो भी, ध्यान रखना, देश में जो भी आय व्यय हो रहे हैं, जो भी हमने खरीदा है बेचा है कंट्री ने, वो सारा खर्चा कौन रखता है? कैग रखता है। मतलब एक देश में कितनी बार क्या खरीदा गया, क्या बेचा गया, जो भी खर्चे होते हैं वो कैग रखता है। यही स्टेट का कैग होता है। स्टेट का कैग भी यही काम करता है कि स्टेट ने कितना लिया है, कितना स्टेट को मिला है, सारा खर्चा कौन रखता है? कैग। कैग के द्वारा ही बड़े बड़े जो घोटाले होते हैं कंट्री लेवल के, वो कैग के द्वारा ही निकलते हैं। ध्यान रखना, कैग। इसका फुल फॉर्म देखो, याद रखना, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट हमारा है अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो सबसे पहले न्यायिक पुनरावलोकन। अमेरिका से लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन। ये वर्ड, इस वर्ड को थोड़ा पुनरावलोकन या न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। जो न्यायिक पुनरावलोकन मतलब यदि हमारे देश में यदि कानून ने कोई सुनवाई कर दी है, ध्यान रखना, यदि कानून ने कोई सुनवाई कर दी है और उसको लगता है, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कोई सुनवाई कर दी है और उसको लगता है कि कहीं ना कहीं डिसीजन में कमी रह गई या गलत डिसीजन हुआ है, उस पर दोबारा सुनवाई की जा सकती है। मतलब किसी व्यक्ति को सजा देने के बाद भी दोबारा सुनवाई की जा सकती है। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है कि यदि किसी व्यक्ति को अंतिम क्षण तक अपने अधिकारों से लड़ना है या वो अपने अधिकारों को लड़ सकता है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन मतलब जो सुनवाई हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, उसके खिलाफ भी वो लड़ सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन, उस पर दोबारा सुनवाई हो सकती है। नेक्स्ट हमारा है न्यायिक सर्वोच्चता। सबकी बात है, जो डिसीजन लिया गया है वो सर्वोच्च माना जाएगा। न्यायिक सर्वोच्चता, जब तक आप सही साबित नहीं होते तब तक जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है वो सर्वोच्च माना जाएगा। न्यायिक सर्वोच्चता आया समझ में? न्यायिक सर्वोच्चता मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है वो सर्वोच्च माना जाएगा। न्यायिक सर्वोच्चता। इसके बाद उपराष्ट्रपति का पद। आपको पता है भारत में एक राष्ट्रपति होता है, एक उपराष्ट्रपति होता है। तो जब राष्ट्रपति नहीं होता है या किसी बस राष्ट्रपति बाहर जाता है, उसका पदभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है। अब उपराष्ट्रपति, क्योंकि यहाँ ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है या संविधान में लिखा है
कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता। ध्यान रखना, जब राष्ट्रपति नहीं होता है देश में तो उसके पद पर कौन बैठता है? उपराष्ट्रपति बैठता है। या किसी कारणवश राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो जब तक कोई नया व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बनता है तब तक उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति का पद दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मूल अधिकार। मूल अधिकार, भारत के मूल अधिकारों की बात की जाए तो भारत में कितने मूल अधिकार हैं? 7 मूल अधिकार हैं। भारत में कितने मूल अधिकार हैं? 7, जिसमें एक को हटा दिया गया था, मैं आपको बताऊंगा। संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया जो कि आर्टिकल नंबर 31 में है, जो कि आर्टिकल नंबर 31 में है, उसको हटा दिया गया। जो हमारे मूल अधिकार हैं उसको मैं एक एक करके समझाऊंगा। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए हैं। मूल अधिकार अमेरिका से। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया, ध्यान रखना, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है? प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। क्या होता है ये? प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट क्या होता है मैं बता दूंगा आपको। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया मतलब भारत का राष्ट्रपति भी कानून के अंडर में आता है, कानून उस पर भी लागू होता है। तो यदि राष्ट्रपति ने भी संविधान का उल्लंघन किया है, यदि राष्ट्रपति ने भी संविधान का उल्लंघन किया है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। महाभियोग क्या होता है? मतलब महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है, इस पर एक पूरा वीडियो बनाएंगे। इसको कितने दिन दिए जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में कितने मत लिए जाते हैं, कितने मतों के बाद इसको हटाया जाता है, इसको अपने आप को सही साबित करने का टाइम भी दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैं इस पर एक पूरा वीडियो बनाऊंगा। महाभियोग, ध्यान रखा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगता है, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर महाभियोग लगता है, और भी लोगों पर महाभियोग लगता है। तो महाभियोग क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या इस पर पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कनाडा। कनाडा से हम लोगों ने क्या क्या लिया? कनाडा से हम लोगों ने क्या किया? संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली का मतलब क्या होता है? संघ मतलब यूनियन, यूनियन मतलब एक ग्रुप। तो यह भारत क्या है? ग्रुप ऑफ स्टेट। भारत क्या है? ग्रुप ऑफ स्टेट। आर्टिकल नंबर 1 में दिया है ग्रुप ऑफ स्टेट। संघीय शासन प्रणाली मतलब देश में कोई एक ही संघ, जैसे सुप्रीम कोर्ट, जैसे पार्लियामेंट या अपर हाउस, लोअर हाउस, विधानसभा, विधानमंडल, कोई एक काम नहीं करेगा। काम करेगा तो पूरा संघ करेगा, एक व्यक्ति या एक सभा या एक संघ काम नहीं करेगा। देश में जो भी कानून चलेगा वो सारे यूनियन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल मिलके ही कोई काम करेगा। संघीय शासन प्रणाली। इसके बाद है हमारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। आपको पता है कि हर स्टेट में गवर्नर होता है, राज्यपाल मतलब होता है गवर्नर होता है। हर स्टेट में गवर्नर होता है। तो उस गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? उस गवर्नर की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ध्यान से देखना, उस गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन एक राज्यपाल के पास मोर देन 1 स्टेट भी हो सकते हैं। मतलब एक राज्यपाल के पास एक से ज़्यादा स्टेट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा राज्य को वो देख सकता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन बनता है कि गवर्नर किसकी इच्छा तक, क्वेश्चन बनता है गवर्नर किसकी इच्छा तक अपने पद पर रह सकता है? तो याद रखना, गवर्नर राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर रह सकता है। कोई आपसे पूछता है गवर्नर किसकी इच्छा तक अपने पद पर रह सकता है, तो गवर्नर राष्ट्रपति के इच्छा तक अपने पद पर रह सकता है, या गवर्नर को ही, राज्यपाल को ही, ध्यान रखना, गवर्नर को या राज्यपाल को ही, ध्यान रखना, राष्ट्रपति का एजेंट कहा जाता है, एजेंट कहा जाता है। और जिस स्टेट का गवर्नर होता है वो उस स्टेट की सारी यूनिवर्सिटी का चांसलर बन जाता है। जिस स्टेट का गवर्नर होता है वो अपने आप उस स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सबका चांसलर बन जाता है। इसका कार्यकाल क्या होता है मैं पूरा बताऊंगा, इसकी एज क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं इनकी पर्टिकुलर एक एक आर्टिकल पे बताऊंगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सबल केंद्रीकरण व्यवस्था। सबल मतलब होता है मजबूत, सबल मतलब होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग। सबल मतलब होता है मजबूत या स्ट्रॉन्ग।
सबल केंद्रीकरण व्यवस्था या मजबूत केंद्रीकरण क्या है? तो याद रखना, सबल केंद्रीकरण व्यवस्था का मतलब होता है देश का जो सेंट्रल होगा वो मजबूत होना चाहिए, देश की जो गवर्नमेंट होगी वो मजबूत होना चाहिए। यदि देश की गवर्नमेंट मजबूत नहीं है तो आप काम नहीं कर पाओगे सही से। जैसे आज आप देख रहे होगा देश की गवर्नमेंट मजबूत है होगी तो आप चाइना जैसे देशों को भी आप टक्कर मार सकते हो, जिनको सोचते नहीं थे कुछ समय पहले, आज हम चाइना जैसे देशों को भी टक्कर मार रहे हैं। इसलिए देश की जो गवर्नमेंट है वो मजबूत होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में ये वर्ड ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। मतलब जो स्टेट को या राज्य को जो सिद्धांत या प्रिंसिपल दिए हैं उनको कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अब कोई आपसे पूछता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ स्टेट हैं या राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इन पर अधिकार किसका होता है? तो इनका अधिकार केवल स्टेट का होता है। अब जो इसमें कोई जरूरी नहीं है, जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना है माने, बट ऐसा भी नहीं कि आप कोई गलत कर रहे हो, जो कि आपके जैसे आप इसमें क्या आता है, जैसे कोई किसी महापुरुष का कोई स्टैचू लगा है तो आप अगर वहाँ सफाई नहीं कर रहे हो तो आप वहाँ गंदगी भी नहीं फैला सकते हो। जैसे कोई पशु है, यदि वो गलत किसी जगह में फंसा हुआ है तो आप उसको निकालो, यदि निकाल नहीं सकते तो ऐसा नहीं कि उसको मार दो या उसको कुछ पीड़ा पहुंचाओ। मतलब आप मानो, सही नहीं मान रहा तो आप गलत भी नहीं मान सकते इसको, मतलब प्रेशर नहीं है इसको मानने का। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब होता है एलिमेंट्स। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के इसको इंग्लिश में बोलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति को इलेक्टेड करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, राष्ट्रपति को कैसे इलेक्टेड किया जाता है या कैसे राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो राष्ट्रपति को चुनने की पद्धति या प्रोसेस कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है वो कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नॉमिनेशन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का, मतलब राष्ट्रपति अपनी हेल्प के लिए, ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा है, तो राष्ट्रपति अपनी हेल्प के लिए राज्यसभा में कुछ लोगों को चुनता है। वो कितने लोग होते हैं, कौन सी फील्ड से आते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक वर्ड है लेस, लिटरेचर मैं बताऊंगा किससे, तो वो कौन से चुनते हैं, कहाँ से चुनते हैं, वो किस चीज के लिए चुनते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नॉमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट जर्मनी। आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन मतलब भारत में 3 इमरजेंसी होती हैं। उन आपातकालीन में आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 352 ऐसी 3 प्रोसेस होती हैं। तो मैं तीनों को बताऊंगा कैसी क्या होती हैं। मेन चीज है आर्टिकल नंबर 352 आपातकालीन शक्ति, मतलब राष्ट्र में यदि किसी प्रकार का कोई आपात आता है तो उससे निपटने के लिए किसके पास कितनी शक्ति है या राष्ट्रपति के पास कितनी शक्ति है, तो वो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। मतलब इमरजेंसी के टाइम पर आर्टिकल नंबर 352 कैसे लगाया जाए, ये सारी। सोवियत संघ से मूल अधिकार लिया गया है। सबको पता है कि मूल अधिकार क्या होते हैं। मूल अधिकार हमारी कंट्री में 7 थे, अभी 1 हटा दिया गया था, तो उसमें अब हमारे पास कितने बचे मूल अधिकार? 1 हटा दिया गया तो हमारे पास 6 मूल अधिकार बचे हैं। एक मूल अधिकार कौन सा हटाया गया था? आर्टिकल नंबर 31, आर्टिकल नंबर 31 या अनुच्छेद नंबर 31 में संपत्ति का मूल अधिकार, संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया है, अब उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और 300A में रख दिया गया है। संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, उसे आर्टिकल नंबर 300A में रख दिया गया। ठीक है, अब बताऊंगा कौन कौन से मूल अधिकार होते हैं, मैं उसका पूरा एक वीडियो ही बनाऊंगा। ठीक है, संविधान संशोधन आर्टिकल नंबर 368 अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन मतलब यदि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या संविधान में कुछ जोड़ना है या पुरानी जो चीजें उनमें से कुछ ऐड करना है या जोड़ना है, तो वो कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संविधान में संशोधन करते हैं और आर्टिकल नंबर 368 के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने क्या लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूचियां 3 होती हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। सूचियां क्या होती हैं बताऊंगा। ये शक्तियों का जो विभाजन है वो सूची के अकॉर्डिंग किया गया है। मतलब शक्तियों का विभाजन मतलब होता है स्टेट के लिए कुछ पावर दी गई है,
सेंटर के लिए कुछ पावर दी गई हैं और दोनों को मिला के कुछ पावर दी गई हैं। जो दोनों को मिला के कुछ पावर दी गई हैं वो कहलाती है समवर्ती सूची है। राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, ये अनुसूची नंबर शेड्यूल नंबर 7 में रखा गया है। अनुसूची नंबर 7 में रखी गई है कि पावर जो है वो कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट की गई है, किसको कितनी पावर दी गई है। तो वह समवर्ती सूची उन्हीं की एक समवर्ती सूची उसका एक पार्ट है, मतलब दोनों को मिला के जो पावर दी गई वो समवर्ती सूची कहलाएगी। नेक्स्ट हमारा है विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया क्या होती है? विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया वो होती है जैसे, ध्यान रखना, जैसे किसी चीज को, जैसे विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया होती है, कोई भी काम होगा तो एक कानून द्वारा होगा। कानून द्वारा मतलब एक प्रोसेस होगी इसकी, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर लो। जैसे कि देश में अगर कोई देश में कुछ हो रहा है तो वो एक कानून के द्वारा होगा। हर कुछ ऐसा नहीं होगा कि आप किसी से पूछ नहीं रहे और डायरेक्ट हो रहा है। जैसे गवर्नमेंट भी कोई काम करेगी तो वो कानून के द्वारा होगा। जैसे गवर्नमेंट को रोड निकालना है कहीं से, तो ऐसा नहीं कि आप वहाँ की जनता को बताओगे नहीं और आप वहाँ से रोड निकाल दोगे, उनकी जमीन लो लोगे, उनके मकान गिरा दोगे, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट वहाँ निरीक्षण करेगी, यदि वहाँ से रोड पास होता है तो लॉ के अकॉर्डिंग जो बताया जाता है कि जिस व्यक्ति की जमीन जा रही है उसको कितना पेमेंट देना चाहिए, यदि वो एग्री कैसे होता है उसको एग्री करना चाहिए, यदि वो एग्री नहीं है तो क्या प्रोसेस होना चाहिए, वो सारी मतलब लॉ के अकॉर्डिंग ही आप किसी व्यक्ति से उनके अधिकारों को छीन सकते हैं, वरना वो अपने अधिकारों को लड़ लेंगे। ठीक है, ये है आज का वीडियो। यदि समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू क्लास।